हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम फाइनली हमारे फाइन आर्ट्स क्लास 12th के लास्ट चैप्टर पर आ चुके हैं, जो कि है द लिविंग आर्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 8। अभी तक हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी बुक को कवर कर लिया है, जो हमारी फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। तो इसके 7 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आई होप आपने साथ साथ में सभी की एक्सप्लेनेशन देख ली होगी। तो अब हम अपने इस जर्नी का जो मतलब एक ये जो सीरीज़ है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की, इसको एंड करेंगे अपने लास्ट चैप्टर के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। देयर हैज़ ऑलवेज बीन a timeless tradition of art forms which have been practiced for different reasons among people living far from urban life in interior terrains of forests, deserts, mountains and villages. तो देखो, सबसे पहले ना आप ये चीज़ समझो कि जो आर्ट है वो सिर्फ शहरों और जो कोर्ट है वहाँ की चीज़ नहीं है। जो लोग फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन्स और विलेजेस में रहते हैं, उन्होंने हमेशा अपनी क्रिएटिविटी और कल्चर मतलब इनके हिसाब से आर्ट बनाई है। ठीक है। So far, we have studied art of a certain time, a period named after a place or dynasties who ruled different parts of the Indian subcontinent for a few hundred years or so. तो देखो, अब तक हमने जो भी आर्ट देखा था, मतलब पिछले जो 7 चैप्टर्स पे हमने देखा है, वो मोस्टली डायनेस्टी या फिर प्लेस बेस्ड आर्ट होता था। मतलब आर्ट को पीरियड और जो रूलर्स हैं वो डिफाइन करते थे। जैसे हमने चैप्टर जो पढ़ा था, मान लो चैप्टर 2 पढ़ा था राजस्थानी स्कूल्स, तो वो राजपूत कोर्ट्स की पेंटिंग्स के लिए था। फिर हमने चैप्टर 3 पढ़ा था मुगल मिनिएचर, तो वहाँ पे भी जो एम्परर के जो पैटर्नेज थे उसमें फाइन डिटेल पेंटिंग वगैरह हमने देखी थी, जो मुगल रूलर्स वगैरह होते थे। फिर हमने डेकनी स्कूल देखा था, जिसमें डेकन के रूलर्स के लिए रिलीजियस स्टाइल बनाया जा रहा था। पहाड़ी स्कूल्स में भी हिमालयन कोर्ट्स और जो हिल किंगडम्स है उनके लिए बन रहा था। फिर जो बंगाल स्कूल देखा था, उसमें नेशनलिज्म और जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी उसके लिए बन रहा था। तो इस तरीके से अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स देखे हैं उसमें जो आर्ट है वो मोस्टली प्लेस बेस्ड या फिर डायनेस्टी बेस्ड ही था। But what about common people? Were they not creative? Was there no art that existed around them? From where did the artists come to the courts or patterns? What did they use to make before coming to cities? Or even now, who are the unknown artists making handicrafts in far away deserts, mountains, villages, and rural areas who have never been to an art school or design institute or even attended formal schooling? तो यहाँ पे हम ये चीज़ देख रहे हैं कि आम लोगों का क्या था, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो कहाँ गई। मतलब क्या उन्होंने आर्ट बनाई, या बस वो जो कोर्ट और सिटी में जो फॉर्मल आर्ट है वो फॉर्म उनकी जो क्रिएटिविटी है उसमें नहीं था। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं कि अब ये सोचो कि जैसे जो फेमस कोर्ट आर्टिस्ट थे जो हमने पिछले चैप्टर्स में देखे थे, जैसे राजस्थानी या मुगल मिनिएचर पेंटर्स थे, वो कहाँ से आए थे? मोस्टली विलेजेस से या फिर स्मॉल टाउन से ही आए थे वो भी। तो कोर्ट में आने से पहले वो जो लोकल क्राफ्ट्स और जो फोक पेंटिंग्स बनाते थे उनके बारे में तो हमें नहीं पता है, वो चीज़ें तो हम नहीं जानते हैं। जैसे जो जयपुर के मिनिएचर पेंटर्स थे, कोई गुजरात के ब्लॉक पेंटर्स थे, तो वो शुरुआत में तो वो जो उसकी स्टार्टिंग है वो तो गांव में ही हुई थी। फिर जो फेम है वो उन्हें कोर्ट में आके मिला था। तो आज भी ऐसे अननोन आर्टिस्ट एग्जिस्ट करते हैं जो कभी आर्ट स्कूल या फिर डिज़ाइन इंस्टीट्यूट वगैरह में गए ही नहीं हैं। फिर भी जो वो आर्टिस्ट हैं या मतलब जो अननोन आर्टिस्ट हैं वो बहुत अमेजिंग से हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाते हैं। जैसे लद्दाख में कारपेट्स वगैरह बनाई जाती हैं, राजस्थान में पपेट्स बनाते हैं, ट्राइबल ज्वेलरी वगैरह होती है। तो ये स्किल वर्ल्ड क्लास है, लेकिन इनका नाम अननोन है अभी भी। ठीक है। तो अभी जैसे हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा था कि जो आर्ट है वो सिर्फ पोर्ट्स और सिटीज़ की चीज़ नहीं थी। जो रूरल और जो कॉमन पीपल है वो भी अपनी क्रिएटिविटी के मास्टर होते हैं। तो इस पैराग्राफ में हम अब देखते हैं कि जो इंडिया है उसका इंडिजिनस आर्ट और जो फोक आर्ट है वो कैसे जनरेशन से जनरेशन पास होता था, और कैसे जो आम लोग हैं वो अपनी डेली लाइफ में क्रिएटिविटी को यूज़ करते थे। तो आर कंट्री हैज़ ऑलवेज बीन अ रेपोजिटरी ऑफ इंडिजिनस नॉलेज विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. आर्टिस्ट इन ईच जनरेशन हैव क्रिएटेड द बेस्ट ऑफ वर्क्स आउट ऑफ अवेलेबल मटीरियल एंड टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे जो हर एक जनरेशन होती है उसके आर्टिस्ट ने जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनके पास, मिट्टी हो, टेराकोटा, ब्रोंज, आइवरी या बिल्कुल सिंपल टूल्स वगैरह जो होते हैं, तो उन्हीं का यूज़ करके बहुत अमेजिंग वर्क्स बनाए हैं. ठीक है। जैसे मान लो चैप्टर 1 में हमने देखा था जो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग थी कि जो आर्टिस्ट है वो नेचुरल कलर्स और हैंडमेड पेपर का यूज़ कर रहे थे. उसके बाद जो राजस्थानी और मुगल स्कूल्स थे उसमें जो पिगमेंट्स और ब्रशेस थे वो बहुत लिमिटेड होते थे, फिर भी मास्टरपीसेस बनते थे ना. और यहाँ पे जो चैप्टर 8 का मेन आइडिया यही है कि जो रूरल और फोक आर्टिस्ट हैं वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज में क्रिएटिविटी दिखाते थे. Many scholars named these art forms as minor arts, utility art, folk art, tribal art, people's art, ritual art, crafts, and so on. We know that these art forms have existed from time immemorial.
we have seen the examples in prehistoric cave paintings or works of pottery, terracotta, bronze, ivory etc. of the Indus period as well. तो यहाँ पे देखो कि जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो रूरल या फिर जो फोक आर्ट्स है उनके लिए बहुत सारे नाम दिए हैं, जैसे कोई उनको माइनर आर्ट कहता है, कोई फोक आर्ट कहता है, ट्राइबल आर्ट, पीपल्स आर्ट, रिचुअल आर्ट, क्राफ्ट्स. तो बेसिकली ये वो आर्ट है जो डेली लाइफ और जो रिचुअल्स है उसमें यूज होता है. ठीक है. तो ये जो आर्ट फॉर्म्स हैं ये कोई नई आर्ट फॉर्म्स नहीं है, ये टाइम इमेमोरियल से एग्जिस्ट कर रही है. बहुत मतलब प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स जो थी, जो इंडस वैली की पोट्री थी, हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने देखा होगा, तो उसमें जो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स होती थी, जो इंडस वैली की पोट्री थी, जो टेराकोटा था, ब्रोंज की फिगर्स थी, आइवरी का काम था, तो ये सब उसी चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं कि जो आर्ट फॉर्म है वो नई नहीं है, वो बहुत पुराने टाइम से, टाइम इमेमोरियल से एग्जिस्ट करती आ रही है. ड्यूरिंग द अर्ली history and its subsequent times, we find references of artists communities everywhere. They made pots and dresses, jewelry and ritual or votive sculptures. They decorated their walls and floors and did many more artistic things to fulfill their daily needs and supply their works to local markets at the same time. तो यहाँ पे जो अर्ली हिस्ट्री में भी जो आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट की जो कम्युनिटीज़ थी वो हर जगह मिलती थी. मतलब डेडिकेटेड लोग जो आर्ट और क्राफ्ट में एक्सपर्ट होते थे. तो ये लोग करते क्या थे, ये लोग पोट्स बनाते थे, ड्रेसेस या फिर ज्वेलरी बनाते थे, रिचुअल स्कल्पचर्स और जो वोटिव आइटम्स होते हैं वो बनाते थे, वॉल्स पे और फ्लोर्स को डेकोरेट किया जाता था. और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये सभी लोग जो डेली नीड्स के लिए भी बनाते थे और जो लोकल मार्केट है उसमें बेचने के लिए भी चीज़ें बनाते थे. मतलब रूरल इकोनॉमी और क्रिएटिविटी दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था यहाँ पे. तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे अभी राजस्थान के जो ब्लॉक प्रिंट्स वगैरह बनते हैं राजस्थान में, और कुछ डेकोरेटेड फ्लोर मैट्स वगैरह बनती हैं. केरला में ट्राइबल मास्क और कुछ रिचुअल आइटम्स बनते हैं. ओडिशा का जो पत्तचित्र वगैरह है जो रिचुअल्स के लिए बनता है. तो इस तरह की चीज़ें होती थी. There is an instinctive aesthetic expression in their creations. There is symbolism, specific use of motifs, materials, colors, and methods of making. There is a thin line between art of the people and crafts as both involve creativity, instinct, necessities, and aesthetics. तो यहाँ पे देखो जो रूरल और फोक आर्टिस्ट हैं उनके जो क्रिएशंस हैं उनमें एक इंस्टिंक्टिव ब्यूटी होती है. मतलब नेचुरली उनके अंदर से ही आर्टिस्टिक सेंस आता है. फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती कोई भी, पर इननेट सेंस ऑफ ब्यूटी हर चीज़ में दिखाई देती है कि स्टार्टिंग से ही इनके पास इनके अंदर ही है वो आर्टिस्टिक सेंस. और हर आर्ट में एक सिंबलिज्म होती है, हर मोटिव, कलर या मटेरियल होता है उसका एक मीनिंग होता है. सिंपल एग्जांपल जैसे जो रेड कलर होता है उसका यूज़ रिचुअल में होता है. पिकॉक मोटिव जो होता है वो डेकोरेशन में होता है. और मतलब जो मेकिंग मेथड्स होते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं. तो इस तरीके से जैसे जो हमने पहाड़ी पेंटिंग्स देखी थी, तो पहाड़ी पेंटिंग्स में नेचर और रिलीजियस सिंबलाइज किया गया था. वहाँ पे रिलीजियस सिंबलिज्म था, नेचर और रिलीजियस सिंबलिज्म था. ठीक है. देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन आर्ट. तो यहाँ पे इस चीज़ में देखो कि जो फोक आर्ट और क्राफ्ट है उसमें एक थिन लाइन है. मतलब दोनों में क्रिएटिविटी, इंस्टिंक्ट और जो डेली नेसेसिटीज़ और एस्थेटिक्स है वो दोनों में होती है. बस डिफरेंस इतना है कि जो क्राफ्ट है वो ज़्यादा फंक्शनल हो सकता है, जैसे बास्केट है, पोट्री है, और आर्ट जो है वो ज़्यादा डेकोरेटिव या फिर एक्सप्रेसिव हो सकता है. तो इतना ही डिफरेंस है. तो यहाँ पे थिन लाइन है इन चीज़ों के बीच में. इवन नाउ इन मेनी पॉकेट्स वी फाइंड सच आर्टिफैक्ट्स. इन द 19th and 20th centuries a new perspective emerged among modern artists when they looked at traditional art forms around them as sources of inspiration for their creative pursuits in India as well as the West. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आज भी इंडिया के जो रूरल और ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे ऐसे जो आर्टिफैक्ट्स हैं और जो क्राफ्ट्स हैं वो मिलते हैं. मतलब लिविंग आर्ट अभी भी जिंदा है. फॉर एग्जांपल ओडिशा का जैसे हमने देखा था पत्तचित्र स्क्रॉल्स वगैरह हैं, जो राजस्थान की ब्लू पोटरी है, हिमाचल के कुछ वॉल पेंटिंग्स होती है जो कुल्लू वॉल पेंटिंग्स होती हैं, वो सब कुछ. तो और जो ये चीज़ है कि 19th और 20th सेंचुरी में जो मॉडर्न आर्टिस्ट थे उन्होंने ट्रेडिशनल आर्ट को एज एन इंस्पिरेशन की तरह देखा था कि इंडिया में भी और जो वेस्ट के आर्टिस्ट थे वहाँ पे भी. मतलब फोक और ट्राइबल आर्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो मॉडर्न पेंटिंग्स और जो डिज़ाइंस है उसमें दिखने लगा था. अपार्ट इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस a revival of handicraft industry took place. The sector became organized for commercial production. Apart from continued practice, it gained a unique identity. With the forming of states and union territories, each one of them showcased their unique art forms and products in their respective states empora. तो यहाँ पे क्या था कि जो इंडिपेंडेंस जब हमें मिली तो इंडिपेंडेंस के बाद जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसमें रिवाइवल हुआ. ये और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया था और कमर्शियल प्रोडक्ट्स शुरू हो गए थे. मतलब जो लोकल आर्टिसंस हैं वो अब अपने आर्ट को प्रोफेशनली सेल करने लगे थे. कि जैसे गवर्नमेंट एम्पोरिया जो है, जो स्टेट एग्जीबिशन थे, वहाँ पे हर स्टेट का यूनिक आर्ट शोकेस हुआ था. ठीक है. तो और जो हर एक स्टेट है वो अपना यूनिक आर्ट आइडेंटिटी बनी थी. जैसे मान लो राजस्थान के ब्लॉक प्रिंट्स हैं, केरला के कोयर प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ओडिशा का पत्तचित्र वगैरह है. तो इस तरह से हर एक स्टेट का अपनी यूनिक आर्ट आइडेंटिटी बन गई थी. और जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज थे उनके जो एम्पोरिया थे उसमें ये सब शोकेस किया गया था.
ठीक है। और जो ये है कि द आर्ट एंड क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया शोकेस्ड द टेंजिबल हेरिटेज ऑफ द कंट्री विद हिस्ट्री ऑफ मोर देन 5000 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया की जो आर्ट और क्राफ्ट की ट्रेडिशंस है वो टेंजिबल हेरिटेज थी, और इनकी जो हिस्ट्री है वो 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। मतलब प्री हिस्टोरिक से लेके आज तक का जो आर्ट है वो कॉन्टिन्यूटी में है। ठीक है। Though we know many of these, let us talk about few of them. By and large, there has been a religious or ritualistic overtone with richer symbolism, utilitarian and decorative aspects associated with the day-to-day practices at home to production on a large scale. तो मोस्टली जो ये आर्ट फॉर्म्स हैं ये रिलीजियस और रिचुअलिस्टिक होते हैं, और इनमें जो सिंबोलिज्म है, जो यूटिलिटेरियन और डेकोरेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ये होते हैं। तीन चीज़ें हैं, सिंबोलिज्म, यूटिलिटेरियन और डेकोरेटिव एस्पेक्ट्स। मतलब जो डेली लाइफ और लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो दोनों के लिए आर्ट का काम, मतलब जो आर्ट है इन दोनों का वो दोनों में काम आता है, कि डेली लाइफ में भी और लार्ज स्केल प्रोडक्शन में भी। तो यहाँ से हम पेंटिंग ट्रेडिशन शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा था कि जो लिविंग आर्ट ट्रेडिशंस है उसमें इंस्टिंक्ट, सिंबोलिज्म और रिवाइवल कैसे दिखता है। तो अब हम शुरू करेंगे मिथिला पेंटिंग से, यानी ये एक मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंटेम्प्रेरी फोक आर्ट ट्रेडिशंस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसको भी। Among the most known contemporary painterly art forms is Mithila art that derives its name from Mithila, the ancient Videha and birthplace of Sita. Also called Madhubani painting after the nearest distinct capital, it is widely recognized folk art traditions. तो यहाँ पे देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रहनी चाहिए जो मिथिला पेंटिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो मिथिला पेंटिंग है यानी जो मिथिला आर्ट है ये एक वाइडली रिकॉग्नाइज्ड कंटेम्प्रेरी पेंटरली आर्ट फॉर्म है। इसका नाम मिथिला कैसे आया था? मिथिला आया था जो एंशियंट विदेहा किंगडम है। विदेहा किंगडम वो था जहाँ पे सीता जी है उनका जन्म हुआ था, जो उनकी बर्थ प्लेस है विदेहा, उसी को अब हम मिथिला कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ याद रहेगी कि मिथिला पेंटिंग का कनेक्शन सीता, जो माता सीता है उनके बर्थ प्लेस से है। और ये जो आर्ट फॉर्म है इसको हम मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि ये देखो ये मधुबनी पेंटिंग्स हैं, कि ये वाली पेंटिंग है, ये सारी मधुबनी पेंटिंग्स हैं। तो जो ये मिथिला पेंटिंग्स हैं इनको मधुबनी पेंटिंग्स, तो इन पेंटिंग्स को मधुबनी पेंटिंग क्यों कहते हैं? इनको मधुबनी पेंटिंग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है वो जो रीजन है वो इसका मेन सेंटर था, इन पेंटिंग्स का मेन सेंटर था, सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स यहीं पे बनती थी। तो ये एक फोक आर्ट ट्रेडिशन है, यानी जो रूरल और जो पीपल बेस्ड है, कि अर्बन और कोर्ट बेस्ड नहीं है, ये बिल्कुल रूरल और पीपल बेस्ड आर्ट ट्रेडिशन है। It is presumed that for centuries, women living in this region have painted figures and designs on the walls of their mud houses for ceremonial occasions, particularly weddings. People of this area see the origin of this art form at the time of Princess Sita getting married to Lord Ram. तो यहाँ पे क्या है कि जो पेंटिंग्स है ये मोस्टली विमेन आर्टिस्ट बनाती थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं या फिर जो मिथिला पेंटिंग्स हैं ये मोस्टली विमेन आर्टिस्ट ही बनाती थी, और जो मड हाउसेज होते थे उनकी दीवारों पर बनाई जाती थी। अब ओकेजन क्या होता था? मोस्टली जो सेरेमोनियल ओकेजन्स होते थे, जैसे वेडिंग्स वगैरह होती थी, उसमें ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो जो लोकल लोग हैं वो बिलीव करते थे कि जो ये मिथिला पेंटिंग है इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन है सीता जी की जब मैरिज हुई थी राम के साथ। मतलब आर्ट और रिचुअल का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा से ही रहा है। रिचुअल कहाँ से आ गया कि सीता राम की जब वेडिंग हुई थी तब सारी जो दीवारें हैं वो सजा दी गई थी मिथिला पेंटिंग से, और वहीं से इस चीज़ का ओरिजिन शुरू हो गया था। तो अब आपको ये चीज़ याद होगी कि जो मिथिला पेंटिंग्स है वो एक फोक आर्ट ट्रेडिशन है, विमेन आर्टिस्ट ने सेंचुरी से इसे बनाती आ रही हैं, और जो वेडिंग्स और सेरेमोनियल है उसमें इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इनका ओरिजिन सीता जी की जो मैरिज थी वहीं से लिंक्ड है। These paintings, characterized by bright colors, are largely painted in three areas of the house: central or outer courtyards, eastern part of the house, which is the dwelling place of Kuldevi, usually Kali, and a room in the southern part of the house, which houses the most significant images. तो यहाँ पे ये चीज़ देखो कि जो ये पेंटिंग्स हैं ये पेंटिंग्स ये ब्राइट कलर से भरी हुई होती थी, मतलब जैसे रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन या ब्लैक आउटलाइंस, तो इस तरीके से ये होती थी। और ये जो पेंटिंग्स है ये मेनली 3 जगह पे रखी जाती थी, 3 जगह पे की जाती थी, रखी क्या जाती थी, वॉल्स पे की जाती थी। तो 3 प्लेसेस पे इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था। सबसे पहला है सेंट्रल या फिर आउटर कोर्टयार्ड, कि जो घर का मेन ओपन स्पेस होता है सबसे पहले तो वहाँ पे ये पेंटिंग बनाई जाती थी। तो याद रखना है कि सबसे पहला है सेंट्रल या फिर आउटर कोर्टयार्ड्स। दूसरी जगह होती थी जो ईस्टर्न पार्ट होता है घर का, जहाँ पे कुल देवी जो काली माता होती है उनकी श्राइन होती है, तो वहाँ पे इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था। कौन सा? ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाउस। तो पहला पार्ट क्या था? सेंट्रल या फिर जो आउटर कोर्टयार्ड्स हैं जहाँ पे ओपन स्पेस है। दूसरा हो गया जो ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे कुल देवी या फिर काली माँ की श्राइन होती है। और तीसरा होता था जो सदर्न रूम है जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इमेजेस रखी जाती थी, तो वहाँ पे। तो तीसरा पार्ट क्या हो गया? सदर्न। पहला सेंट्रल या फिर आउटर कोर्टयार्ड, दूसरा जहाँ पे कुलदेवी या काली माता की श्राइन होती है, और तीसरा सदर्न पार्ट जो हाउस का होता है।
Various armed goats and animals or images of women at work, like carrying water pots or winnowing grain, etc., are vividly portrayed in the outer central courtyard. The inner veranda, where the family shrine, Divasthana or Gosen Ghar, is located, Griha Devatas and Kul Devatas are painted. In the recent past, many paintings are done on fabric, paper, pots, etc. for commercial purposes. तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो कोर्ट यार्ड था, हमने देखा था कि सबसे पहले सेंट्रल या फिर आउटर जो कोर्ट यार्ड है वहाँ पे पेंटिंग बनती थी. तो कोर्ट यार्ड में मोस्टली जो पेंटिंग्स है वो विविड और लाइवली होती हैं, जैसे आर्म्ड गोड्स की, जैसे दुर्गा है या काली है, जिनके पास कुछ हथियार होते हैं, जैसे आर्म्ड गोड्स जिन्हें हम कहते हैं, तो उनके फॉर्म्स बना देते थे. या एनिमल्स बन जाते, जैसे पीकॉक, फिश या एलिफेंट्स, इस तरह के एनिमल्स बना दिए जाते थे. विमेन एट वर्क, मतलब जो पानी का मटका ले जाती हुई जो विमेन है, या फिर ग्रेन विनो करते हुए जो विमेन है, इस तरह की पेंटिंग्स बन जाती थी. ठीक है, तो ये वाली सारी पेंटिंग्स बनती थी कोर्टयार्ड में. तो इसको आप गो से याद रख सकते हो. जो गाय होती है ना, गौ कहते हैं. तो जी से गोड्स की बनती थी, ए से जो एनिमल्स है उनकी बनती थी, और डब्ल्यू से जो वेमेन है उसकी बनती थी. तो उसके बाद हमारे पास है कि जो ये आउटर कोर्टयार्ड की जो ये पेंटिंग्स है ना, ये ऐसी क्यों बनाते थे? क्योंकि इसका आइडिया यही है कि जो गेस्ट है और जो विजिटर्स है उनका फर्स्ट इंप्रेशन वहीं पे होता है, आउटर कोर्टयार्ड में. तो वहाँ पे वाइब्रेंट और रिचुअलिस्टिक सा सेंस वो देखने को मिल जाए, इस वजह से ये चीज़ें बनाई जाती थी. उसके बाद जो इनर वरांदा होता है, जिसमें जो कि फैमिली श्राइन होती है, यानी वहाँ पे जो देव स्थान वगैरह होता है, या फिर जो गोसेन घर होता है, कि वहाँ पे गृह देवताज वगैरह और जो कुल देवता होते हैं उनकी इमेजेस वहाँ पे पेंट की जाती थी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो इनर पार्ट है उसमें ज़्यादा रिलीजियस और रिचुअलिस्टिक पेंटिंग्स होती हैं, ज़्यादा सिंबॉलिक, और जो आउटर से थोड़ा सा रिस्ट्रेंड होता है कि हमारे घर के जो देवता है, हमारे जो गृह देवताज वगैरह हैं, जो हमारे कुल देवता हैं, उनकी पेंटिंग्स यहाँ पे बनती थी. उसके बाद जो यहाँ पे है कि आजकल जो ट्रेडिशनल वॉल्स के अलावा जो मिथिला पेंटिंग्स हैं उनको फैब्रिक, पेपर और पोर्ट्स और जो डेकोरेटिव आइटम्स है उस पर भी बनाया जाने लगा है, मोस्टली कमर्शियल पर्पसेस के लिए, कि लोग खरीद रहे हैं उन चीज़ों को. पहले तो इनिशियली तो ये वॉल्स पे ही शुरू हुई थी, पर अब वॉल्स खरीद तो नहीं सकते ना, इसलिए अब इनको फैब्रिक, पेपर, पोर्ट्स और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स पे भी बनाना शुरू कर दिया है. तो अब आपको ये चीज़ याद होगी कि जो प्लेसमेंट है मिथिला पेंटिंग्स का वो 3 पार्ट्स में है: कोर्टयार्ड, ईस्टर्न श्राइन और सदर्न रूम. कोर्टयार्ड में गॉड्स, एनिमल्स और विमेन एट वर्क दिखाए जाते हैं. इनर वरांदा में जो फैमिली डाइटीज है वो दिखाई जाती है. और मॉडर्न टाइम में कमर्शियल आइटम्स पर भी मिथिला पेंटिंग करनी शुरू कर दी है. तो अब हम कोबर घर जो होता है, कोबर घर के बारे में की जो पेंटिंग्स होती हैं उनके बारे में देखते हैं. The most extraordinary and colorful painting, however, is done in the part of the house known as the Kohbar Ghar or inner room, where magnificent representations of Kohbar, a lotus with a stalk in full bloom, having metaphoric and tantric connotation along with images of gods and goddesses are painted on freshly plastered walls of the room. तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो मिथिला पेंटिंग है उसका वो हाईलाइट होता है कोबर घर, यानी जो इनर रूम है, इनर रूम को कोबर घर कहा जाता है वहाँ पे. तो ये वही रूम है जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और कलरफुल पेंटिंग्स की जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोबर पेंटिंग जो होती है उसमें मैग्निफिसेंट लोटस मोटिव होता है स्टोक के साथ और फुल ब्लूम में, कि पूरा खिला हुआ है, जो मेटाफोरिक है और तांत्रिक मीनिंग रखता है. तांत्रिक मीनिंग कैसे रखता है कि जो लोटस है ये फर्टिलिटी, प्रोस्पैरिटी और मैरिटल हैप्पीनेस का सिंबल होता है. और साथ में जो गॉड्स और गॉडेसेस हैं वो भी पेंट किए जाते हैं. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये फ्रेशली प्लास्टर्ड वॉल्स पे बनाया जाता है, मतलब जो सेरेमोनियल टाइम पे ही स्पेशल वेडिंग्स के लिए इसको बनाया जाता है. तो अगर बिहार के मिथिला रीजन में कोई भी वेडिंग को आप विजिट करते हो तो आप वहाँ पे ये देखो कि जो कोबर घर है, जो इनर रूम है, उसमें वाइब्रेंट और मीनिंगफुल मोटिव से वो भरा हुआ होता है. लोटस, फिश, सन, मून, डाइटीज, ये सब का ना इनका एक डीपर सिंबॉलिक मीनिंग होता है. Among other themes that are painted are episodes from the Bhagavad Puran, Ramayana, stories of Shiv, Parvati, Durga, Kali, and Ras Leela of Radha and Krishna. Mithila artists do not like empty spaces. They fill in the entire space decoratively with elements from nature like birds, flowers, animals, fish, snakes, the sun and the moon, which often have symbolic intent signifying love, passion, fertility, eternity, well-being and prosperity. तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो मिथिला पेंटिंग में रिलीजियस और जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं. जैसे भगवत पुराण के एपिसोड्स हो गए, रामायण के सीन्स हो गए, शिव पार्वती की स्टोरीज होगी, दुर्गा और काली के डिपिक्शंस, रासलीला जो राधा कृष्ण की रासलीला है वो. तो इस तरह की जो स्टोरीज हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं. और जो एम्प्टी स्पेस का क्या मतलब है? एम्प्टी स्पेस का मतलब है कि यहाँ पे कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होता है. मतलब ये जो मिथिला आर्टिस्ट है वो पूरे वॉल या फिर कैनवस को डेकोरेट कर देते हैं. बर्ड्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, फिश, स्नेक, सन, मून, मतलब हर जगह फिल्ड होती है, कोई भी यहाँ पे खाली जगह नहीं छोड़ी जाती. ठीक है, और सिंबोलिज्म क्या है कि जैसे लव है तो उसके लिए ये बर्ड्स और फिश बना देंगे कि वो सिंबलाइज करेंगे लव को. लोटस और जो स्नेक होते हैं वो फर्टिलिटी को सिंबलाइज करते हैं. सन और जो मून है वो इटर्निटी को सिंबलाइज कर रहे हैं. जो एनिमल्स और फ्लावर्स हैं वो वेलबींग और प्रोस्पेरिटी को सिंबलाइज करते हैं. तो आपने जैसे ये मधुबनी पेंटिंग मैंने अभी दिखाई थी जो मिथिला पेंटिंग्स है, तो इसमें
आप ये देख सकते हो कि हर एक छोटी जगह, मतलब हर एक छोटी जगह में नेचर और जो सिंबॉलिक मोटिव्स हैं वो भर दिए जाते हैं, कोई भी एम्प्टी गैप नहीं होता। यहाँ पे जैसे फिश बनाई हुई है, यहाँ पे गोड्स की हैं, तो इस तरीके से मतलब हर जगह को भर दिया गया है पूरी तरीके से। Women paint with bamboo twigs to which some cotton swab, rice straw, or fiber is attached. In earlier days, they made color from mineral stones and organic things such as falsa and kusum flowers, bilwa leaves, kajal, turmeric, etc. तो यहाँ पे जो women है वो बैम्बू की जो twigs हैं उनको यूज़ करते हैं, जिसमें कॉटन स्वैब मतलब राइस स्ट्रो, कॉटन स्वैब राइस स्ट्रो और जो फाइबर है उसको अटैच कर दिया जाता है। तो यहीं से जो लाइन्स और पैटर्न्स है वो बनते हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कलर्स कैसे बनते थे फिर। तो कलर्स वो प्योर नेचुरल और ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं। जो फालसा और जो कुसुम के फ्लावर्स हैं जो रेड और ऑरेंज कलर के होते हैं, तो उससे रेड कलर ऑरेंज कलर बन जाता है फालसा और कुसुम फ्लावर से। उसके बाद जो बिलवा लीव्स हैं, बिलवा लीव्स से ग्रीन कलर बनता है, काजल से ब्लैक कलर बना लिया, टर्मरिक से येलो कलर बना लिया। तो इस तरीके से नेचुरली कलर्स बन जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम अपने जो वॉरली पेंटिंग है उसको स्टार्ट कर देंगे।